नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। जिले में आकस्मिक सेवाओं के हाल बेहद ही खराब है। कॉल करने पर भी 108 एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पा रही। बड़नगर रोड पर मौलाना जेल के पास बाइक सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी। युवक तड़पता रहा और स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। युवक रक्त रंजित हालत में लहूलुहान होकर मुख्य सड़क पर तड़प रहा था, जिसे उपचार इलाज की बेहद आवश्यकता थी। पुलिस कंट्रोल रूम बड़नगर थाना उज्जैन ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया को रोड से गुजर रहे लोगों ने भी फोन लगाया, मदद मांगी ताकि खून से तड़प रहे युवक का समय पर उपचार हो सके, मदद मिल सके, पर किसी ने फोन नहीं उठाया और अंत में बड़नगर एडीओपी रविंद्र बोयट को फोन लगाया गया और एडीओपी रविंद्र बोयट ने बड़नगर थाने से पुलिस कर्मियों को भेजा और घायल युवक को अस्पताल भेजा गया। हीरा मिल की चाल में महापौर चौपाल लगाकर रहवासियों की समस्या दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। महापौर मुकेश चटवाल द्वारा हीरा मिल की चाल छोटी मायापुरी में महापौर चौपाल लगाई गई। इसमें उन्होंने क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान कर पाया। इस दौरान नागरिकों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान विधायक पारस जैन, आयुक्त रोशन सिंह और MIC के सदस्य और पार्षद मौजूद थे। अधिकतर समस्या नाली और पेयजल की आई, जिनको संबंधित विभाग द्वारा जल्द ही दूर करने की बात कही गई। जी बताइए, महापौर चौपाल का कार्यक्रम आज हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमने हीरा मिल की चाल में इस बस्ती में हमने महापौर चौपाल का कार्यक्रम रखा है। इसमें यहाँ पर इनकी मुख्य समस्या थी पीने के पानी की। यहाँ पे पाइपलाइन नहीं थी, पाइपलाइन डलवाने की हमने स्वीकृति दी। साथ ही शासन की सभी योजनाओं में उनकी हमने सब स्टॉल लगाए हैं, सारे अधिकारियों को हमने बिठाया और इनकी जो भी समस्या थी उन सबका निराकरण यही के तत्काल किया गया। जनपद पंचायत के सभागृह में समीक्षा बैठक समाप्त होने के बाद शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर SDM को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की गई है। जनपद पंचायत घटिया के सभागृह में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की मौजूदगी में हुई विभागीय समीक्षा बैठक के बाद जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा व जनपद उपाध्यक्ष भगवान सिंह पवार के साथ समस्त जनपद प्रतिनिधियों द्वारा जनपद पंचायत की करोड़ों की बेशकीमती शासकीय जमीन पर माफियाओं ने अवैध खनन कर दिया और वहां के लोगों ने अतिक्रमण कर पक्के निर्माण तक कर दिए और जिन्होंने अतिक्रमण किया वे वहां के निवासी भी नहीं, अन्य जगह से आकर अवैध कब्जा कर लिया, जिससे आसपास के गांव में चोरी जैसी वारदात होने लग गई है, जिससे ग्राम में भय का माहौल पैदा हो रहा है, जिसको लेकर ADM संजीव साहू को ज्ञापन सौंपा व जनपद सदस्यों ने मिलीभगत से खनन का आरोप लगाया व जल्द से जल्द सीमांकन करवाने की मांग की। वहीं ज्ञापन को लेकर ADM ने 10 दिनों में निराकरण की बात कही है। आज जो जनपद में मीटिंग रखी गई थी वो सारी विभागों की समीक्षा थी। उसमें कृषि, महिला बाल विकास और विशेष तौर पे जल संवर्धन और पेयजल के ऊपर रखी गई थी। ज्ञापन किस बात का दिया गया? ज्ञापन हमने हमारी जनपद की 16 एकड़ जमीन है, उस पे अवैध खनन हो रहा है और उसमें भू माफिया भी सक्रिय है और शासन के कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व है। तो करीब उसमें 5 से 10 बीघा का खनन हो चुका। हमने पूर्व में भी जनपद के माध्यम से तहसीलदार मैडम SDM साहब को अवगत कराया था, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया आज तक। क्या आश्वासन दिया वो? आज उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। 10 दिन में अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं क्रेशर वालों पे, अवैध उत्खनन वालों पे, तो हम उसके लिए फिर कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत करवाएंगे। समीक्षा बैठक हुई और बैठक में कई विषय जनता के हित में हमने उठाए और उन्होंने उसकी जानकारियां दी। जो मध्य प्रदेश सरकार हमारे स्पेशल मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनता के हित में जो योजनाएं लागू की है उसके हम सबको जानकारी दी। तो हमने सबको अवगत करवाया है कि जहाँ जो समस्या है, जैसे पेची में कई जगह अभी पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है, कहीं बोर खनन कराना,
कहीं मोटर नहीं है पानी की, कहीं पीएचई नल लाइन टूटी हुई है, कई जगह टंकी आधी अधूरी है, काफ़ी समय से काम चल रहा है। पर वो हमारे यहाँ करीब 38 ऐसी कुछ पेयजल टंकी का निर्माण हो रहा है, उसमें से मात्र 8 पूर्ण बता रहे हैं, जबकि पूर्ण में भी कई उसमें अभी अधूरा कार्य है। और स्वच्छता अभियान के विषय में भी हमारी चर्चा हुई। कई स्कूलों में स्वच्छता के माध्यम से वहाँ शौचालय ठीक से नहीं है, नल नहीं है, और उन लोगों शिक्षा विभाग से भी हमने ये चर्चा की। शिक्षा विभाग को ज्ञापन भी दिया गया है, किस ज्ञापन कलेक्टर साहब को, एसडीएम महोदय को दिया हमने, और वो तहसीलदार मैडम से भी हमारी चर्चा हुई। हमारी जनपद पंचायत से हमने प्रस्ताव ठहराव करवा के भेजा था। हमारी जमीन है करीब 16 हेक्टर 16.27 हाँ 16.27 करीब है। उस जमीन पे कहीं किसी ने कब्जा कर रखा है, और उस जमीन का लेटर दिया हमने 2/11/22 को दिया था, जिसका आदेश अभी तक नहीं हुआ था। तो इसलिए आज हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल एसडीएम और तहसीलदार महोदय के पास गया और उनसे अवगत करवाया कि आप हमारा इसको तुरंत आदेशित करें, क्योंकि ये जमीन बहुकीमती है, करोड़ों की भूमि है। और उसमें श्री महाकाल महालोक के दूसरे चरण के कार्य जल्दी पूर्ण करने के लिए कलेक्टर ने कार्य से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। द्वितीय चरण में अधिकांश कार्य जून 2023 में पूरे कर लिए जाएंगे। द्वितीय चरण में महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन तथा हेरिटेज धर्मशाला के पुनर्उपयोग का कार्य, महाराजवाड़ा बेसमेंट पार्किंग एवं वेंडर क्षेत्र का निर्माण, नीलकंठ वन मार्ग का विकास, नीलकंठ वन का विकास, रुद्रसागर पुनरुत्थान एवं छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट का निर्माण, रुद्रसागर पर पैदल पुल का निर्माण, शिखर दर्शन आपातकालीन प्रवेश तथा निर्गम मार्ग, लेजर एवं वाटर स्क्रीन शो, श्री महाकाल मंदिर में भूमिगत प्रतीक्षालय, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर का फसाड, आंतरिक परिसर का विकास, नंदी हॉल का सौंदर्यीकरण, महाकालेश्वर मंदिर परिसर में महाराजवाड़ा परिसर का सम्मेलन, श्री महाकाल लोक स्थित स्टेच्यू प्लांटर का संरक्षण, मंदिर पहुंचने हेतु 4 सुगम मार्ग, हरि फाटक, पार्किंग, सीसीटीवी निगरानी एवं एक्सेस नियंत्रण प्रणाली, रामघाट का सौंदर्यीकरण, त्रिवेणी संग्रहालय का विस्तार, दांत द्वारा धर्मशाला एवं अन्य क्षेत्र का निर्माण, उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप वे, पुलिस थाना तथा पुलिस क्वार्टर का विस्थापन, त्रिवेणी संग्रहालय से सामने पार्किंग, भोजनशाला का विस्तार शामिल है। द्वितीय चरण के उक्त सभी निर्माण कार्यों की कुल लागत 778 करोड़ रुपए है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 351.55 करोड़ एवं लोकार्पण के पूर्व के 44.32 करोड़ के कार्यों सहित परियोजना के दोनों चरणों की लागत 1174.73 करोड़ रुपए है। नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह, सीईओ संदीप सोनी, सीईओ आशीष पाठक से अधिकारी मौजूद थे। महाकाल मंदिर में कोरोना महामारी की समाप्ति और विश्व कल्याण के लिए महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में 108 ब्राह्मणों द्वारा महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में रविवार को महारुद्राभिषेक किया गया। यहाँ मंदिर के नंदी हॉल में 108 ब्राह्मणों द्वारा यह रुद्राभिषेक किया गया। खास बात यह है कि इस महारुद्राभिषेक का मुख्य उद्देश्य विश्व से कोरोना महामारी को समाप्त और विश्व कल्याण है। यहाँ बता दें कि क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों के कारण गर्भगृह में प्रवेश बंद है, इसलिए भक्त बैरिकेड से दर्शन कर रहे हैं। नंदी हॉल में महारुद्राभिषेक के दौरान महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी सपत्नी शामिल हुए। यहाँ महारुद्राभिषेक महाकाल मंदिर समिति द्वारा करवाया जा रहा है। पंडित द्वारा हो आज बाबा महाकाल के दरबार में महारुद्रा अनुष्ठान पूजन हो रहा है। 108 ब्राह्मण द्वारा बाबा का अभिषेक हो रहा है नंदी हाल में बैठ के। संसार की सुख शांति के लिए, अच्छी वृष्टि के लिए, और जितनी ये महामारी ना फैले और संसार में इस विश्व के अंदर, इस प्रकृति के अंदर सुख शांति आरोग्यता की प्राप्ति हो, इसे भगवान महाकाल के दरबार में आज बाबा का अनुष्ठान हो रहा है। ये प्रार्थना है भगवान महाकाल से सब सुख शांति बनी रहे और किसी प्रकार की कोई महामारी जैसी बीमारी ना फैले। भगवान महाकाल सबका कल्याण करे, सबको स्वस्थ रखे। क्या नाम है? पंडित आदेश शर्मा।
ये विश्व कल्याण के लिए हो रहा है और मंदिर के पुजारी पुरोहित ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, जिसमें सर्वजन से हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और आने वाली महामारी से हम बच सके। जय श्री महाकाल। राहगिरी के आयोजन में खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में शहर के रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद भी किया गया। उज्जैन के कोठी रोड पर 6 वर्ष बाद फिर से राहगिरी का आयोजन शुरू हो गया है। यहां प्रत्येक रविवार को सुबह विभिन्न खेल गतिविधियों के साथ ही सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के आयोजन हुए। रविवार सुबह 5 बजे शुरू हुई राहगिरी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे। यहां स्कूली बच्चों ने नृत्य के साथ ही शस्त्र चलाने की प्रस्तुति दी। इसके अलावा विभिन्न दलों ने लोकगीतों के अलावा संगीतमय प्रस्तुति दी। उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक व प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव राहगिरी कार्यक्रम के दौरान पूरे समय क्षेत्र में ही रहे। मंत्री ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। रविवार अवकाश का दिन होता है, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। चित्रकारों ने अटल का लाइव चित्र बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। मंत्री मोहन यादव ने भी चित्रकला का प्रदर्शन किया। नववर्ष के मद्देनजर महाकाल मंदिर के प्रवेश में बदलाव किया गया है। बीते कुछ सालों से अंग्रेजी वर्ष के अंतिम दिन और नववर्ष के पहले दिन भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा होता जा रहा है और यह क्रम निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। महाकाल लोक बनने के बाद तो श्रद्धालुओं की इस बार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखकर महाकाल मंदिर के प्रवेश की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। इन 2 दिनों में श्रद्धालुओं को महाकाल लोक के रास्ते मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। नए साल की शुरुआत लाखों लोग भगवान महाकाल के दर्शन करते हैं। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का इस बार श्रद्धालुओं को सिर्फ 40 मिनट में महाकाल के दर्शन कराने का प्लान है। श्रद्धालुओं को महाकाल लोक से ही प्रवेश मिलेगा। न्यू ईयर पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहां आने की उम्मीद है। वह महाकाल की भस्म आरती के बाद सुबह दर्शन का सिलसिला प्रारंभ होगा। आमतौर पर दर्शन में 1 घंटा लगता है। इस बार 3 लेयर में लाइन लगेगी। 2022 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को शनिवार और 2023 के पहले दिन 1 जनवरी को रविवार है। छुट्टी का दिन होने से महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकाल लोक की वजह से इस बार पहले के बीते सालों की तुलना में अधिक भीड़ हो सकती है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर कोविड-19 में शहीद हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आगर रोड पर स्थित सामाजिक न्याय परिसर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी एकत्रित होकर दिनांक 15 दिसंबर से अनियमित काल के लिए हड़ताल की आरंभ, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर टावर चौक से कैंडल मार्च निकाला और शहीद पार्क पहुंचकर कोविड-19 में कार्य करते हुए जिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन लोगों को याद कर श्रद्धांजलि दी और मीडिया के समक्ष प्रदेश सरकार से अपनी मांगे रखी। वह प्रदेश की जनता से कोविड-19 को लेकर सतर्कता रखने की अपील की और बताया कि हम लोगों द्वारा आज टावर चौक से शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर शहीद स्मारक पर कैंडल लगाकर कोविड काल में जो हमारे साथी अपना फर्ज निभाते हुए हमें छोड़कर चले गए, उनको अपनी ओर से सच्चे मन से याद करके श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही साथ हम आपके माध्यम से प्रदेश सरकार के सामने हमारी मांग रखते हैं कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक हम सभी को 5 जून 2018 की नीति के तहत 90% वेतन दिया जाए। एनएचएम से निष्कासित किए गए कर्मचारियों को वापस एनएचएम में लिया जाए। डॉक्टर देवेंद्र चौधरी सीएचओ एमएलएचपी मिड लेवल हिट प्राइस को इंसेंटिव एवं सैलरी सपोर्ट के लिए, जिसमें प्रदेश में 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं एवं उज्जैन जिले में 250 से अधिक कर्मचारियों के लिए अपनी मांग रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन को संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 7 दिसंबर से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और
इस चीज़ से मजबूर होकर के हम 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर आ गए हैं। और आज दिनांक को हम ये मैसेज पीपी किट के द्वारा और हमारे जो कोरोना काल में जो कोरोना वॉरियर्स एक्सपायर हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इस चीज़ से माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये शासन को बताना चाहता हूँ कि फिलहाल कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो उनको काम हमसे ही करवाना है, संविदा साथियों से ही काम करवाना है। तो हमारी मांगे वो माने और जल्द से जल्द माने। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये प्रसारित भी करना चाहता हूँ कि आम जनता अब और अवेयर हो जाएं, मास्क लगा कर रखें और सारी सावधानियाँ बरतें। मैं दिलीप दादीश हूँ, ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर खासरोद ब्लॉक से। हम जो हमारे जो साथी थे कोरोना योद्धा जो शहीद हुए कोविड समय में काम करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। और अभी हम जो आम जनता है उनको ये बताना चाहते हैं कि अभी जो कोविड है वो समाप्त नहीं हुआ है, अभी उनको सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अस्पतालों में स्टाफ अवेलेबल है नहीं, क्योंकि जो संविदा स्वास्थ्य जो कर्मचारी है वो अभी हड़ताल पर बैठा हुआ है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोग ये हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, आपका नाम बता दें। महावती नागवंशी, स्टाफ नर्स, यूपीएससी का। वक्त पहुंच रहा है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सूट कहाँ से सिलवाया? अरे ये म्यूजिक का एक बंद किया रे कुत्ते। I mean what you mean? तो भाई साहब आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जीवन में हंसना हंसाना बड़ा आवश्यक है और हमको ये मौका मिल रहा है कि हम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, तो मुस्कुराहट लाएंगे, इस बात का हम दावा कर रहे हैं। ठीक है ना? कैलेंडर में टाइम नोट कर लीजिए, मैं बताता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। घर परिवार का हर व्यक्ति को आने का मांगता है, क्या कि अपना कॉमेडी ना बहुत पारिवारिक होता है। अरे भाई क्या बात कही है? अरे राजपाल, तुम्हारी कहीं बात सुन, मुझे अपनी लिखी हुई। अरे मैं आप सब लोगों का इंतजार करेगा। उज्जैन में 11 जनवरी 2023 को चलता है मैं। एंड अगेन स्पेशल थैंक्स टू आदरणीय महेंद्र यादव जी कि आपने मेरे को इस काबिल समझा। मिलते हैं 11 जनवरी को। अभी क्या है ना, मेरे को इस बात का तकलीफ नहीं है बाबा कि तुम मेरे को वेटर बोले, मेरे को तकलीफ इस बात का है कि तुम मेरे को पहचाने नहीं। अरे सॉरी रे नवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्कूल में भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। दिनांक 23 एवं 24 दिसंबर 2022 को स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भव्य पैमाने पर वार्षिक उत्सव रिफ्लेक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें दिनांक 23 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राजमोहन तथा दिनांक 24 दिसंबर को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, पूर्व मंत्री एवं विधायक पारस जैन एवं सांसद अनिल फिरोजिया ने मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित किया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कात्यायन मिश्र ने बताया कि हमें स्कूल का सफल संचालन करते हुए 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उसी को लेकर इस वर्ष भव्य रूप से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के 1600 विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के अंतर्गत लोक नृत्य, नाट्य, योगा, जिम्नास्टिक, मलखम, समूह गीत,
ऑर्केस्ट्रा आदि के माध्यम से किया। इस अवसर पर विद्यालय संस्थान में गत 5 वर्ष, 10 वर्ष एवं 15 वर्षों से जुड़े शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव की स्कूल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक महोदय डॉक्टर कात्यायन मिश्र एवं जया मिश्र, संचालक प्रदीप अग्निहोत्री, प्राचार्य साधना वालिया, व्यवस्थापकों, शिक्षक वृंद आदि सभी की उपस्थिति एवं सहयोग के साथ बच्चों के उत्साह से भरा यह रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। चल रहा है। आज हमारे स्टैनफोर्ड स्कूल को 14 वर्ष हो गए और इस अवसर पर हमारा आज एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव जिसे रिफ्लेक्शन नाम दिया है, वो संपन्न हो रहा है और लगभग स्कूल के 1700 बच्चे एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। बड़े ही हर्ष और उल्लास का वातावरण है। नर्सरी से लेकर 12th तक के सभी बच्चे नृत्य, गायन और अपनी अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पर दे रहे हैं। स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, बच्चों के लिए बहुत अच्छे। मेरे 2 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पिछले 7 साल से एक बच्चा पढ़ रहा है। हम उसकी पढ़ाई से बहुत खुश हैं। यहाँ के स्टाफ का भी है, बिल्कुल पेरेंट्स जैसा है। खासकर तरन्नुम मैडम विशेष बच्चों पे अपना ममत्व बिताती है, बहुत अच्छा है यहाँ के कार्यक्रम। और एनुअल फंक्शन तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत की जाती है बच्चों पे। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण शर्मा, सावेर से। बताइए किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन चल रहा है अभी? नमस्ते सर, मेरा नाम निकिता जैन है, मैं उज्जैन से हूँ। हमारे यहाँ से 5 बच्चे स्टैनफोर्ड में पढ़ते हैं। यहाँ की पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी है, इससे बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी ये स्कूल आगे ही है। मतलब बच्चों को हर तरह से सपोर्ट मिलता है, इंटरेस्टमेंट एक्टिविटीज़ दी जाती है जिससे कि बच्चे उसको अच्छे से कर पाएँ। और असेंबली प्रेजेंटेशन जो यहाँ होता है, उसके लिए तो मैं बहुत ही मतलब टीचर्स को भी और आभार व्यक्त करूँगी, जिससे कि बच्चे स्टेज पे जाकर के कुछ कर सकते हैं। उनका जो अंदर का डर है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिंग नेचर के हैं, सभी बच्चों को अच्छे से सपोर्ट करते हैं। कुछ नहीं आता है तो स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल उज्जैन का नंबर 1 स्कूल है। मैंने सारे कॉन्वेंट स्कूल को विजिट करने के बाद इसको अपने बच्चे के लिए चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक भी विकास बच्चे का बहुत अच्छा होता है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब्जेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी बहुत अच्छी है और असेंबली प्रेजेंटेशन मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल है जैसा मैंने चूज़ किया है, सारी चीज़ों में नंबर 1। आपका नाम? मिसेस कृतिका भरत जैन। देवास रोड स्थित चर्च पर मध्य रात्रि में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया गया। मसीही मंदिर चर्च पर क्रिसमस की मध्य रात्रि में मनाया गया प्रभु यीशु मसीहा का जन्मोत्सव। मसीही मंदिर के अध्यक्ष विजय हैरी व सचिव शशि टाइटस ने जानकारी देते हुए बताया कि ईसा मसीह का जन्मोत्सव वैसे तो 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सभी ईसाई घरों में पूरे 1 महीने तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर रविवार प्रभु ईसा मसीह के जन्म के ऊपर प्रकाश डालते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे एक भव्य चल समारोह आयोजित किया गया। आज मध्य रात्रि में प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस के रूप में मनाया गया और 1 जनवरी नए साल तक हमारे द्वारा धार्मिक आयोजन कर इसे मनाया जाएगा और हम सभी अपनी ओर से पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु ईसा मसीह से भारत देश की उन्नति की प्रार्थना कर सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। मैं मसीह समाज मसीह मंदिर उज्जैन की ओर से शहर वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, पूरे ईसाई समाज की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। वो भी हमारे उत्सव में शामिल हों और देश में, राज्य में, शहर में भाईचारे की भावना उत्पन्न हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष मसीह मंदिर उज्जैन विजय हरी। पिछले महीने से दिनांक 27 तारीख से क्रिसमस के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम चल रहे थे और अभी 24 और 25 की रात में यीशु मसीह का जन्म हो चुका है और आज हम 25 दिसंबर उनका जन्मोत्सव बना रहे हैं। बड़े धूमधाम से ईसाई समाज उसको, इनके जन्म को मनाता है और उनका जन्म ये संदेश लेके आता है, एक भाईचारे का, एक प्रेम का संदेश लेके आता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ जन्म के साथ
सारे मानव जाति को अपने लहू से धो के शुद्ध किया, उनके सारे पापों को क्षमा किया। और यह हमारा उत्सव 1 तारीख तक चलेगा। आगर रोड पर चौधरी परिवार द्वारा कृष्णा जन आरोग्य के माध्यम से 70% कम दाम में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। आगर रोड नाका नंबर 5 पर विश्वकर्मा लघु उद्योग परिसर में चौधरी परिवार द्वारा शहर के प्रथम कृष्णा जन आरोग्य जेनेरिक मेडिकल स्टोर की सौगात शहरवासियों को दी गई। चौधरी परिवार द्वारा इसके माध्यम से लगभग 30 से 70% तक कम दामों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। रविवार को चंद्रकला सत्यनारायण चौधरी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं विधायक पारस जैन, पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत, पार्षद पंकज चौधरी, महाकाल मंदिर पुरोहित संजय शर्मा, जन आरोग्य जेनेरिक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ बाला साहेब पुलाटे, मैनेजर अभिजीत पाटनकर, सचिन साकलकर, अमित सातपुते, जवाहरलाल जांगीर द्वारा फीता काट कर कृष्णा आरोग्य मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक पारस जैन एवं सोनू गहलोत सहित अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर चौधरी परिवार द्वारा स्वागत किया गया। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन आरोग्य जेनेरिक मेडिकल स्टोर पर 30 से 70% तक की कम दरों पर सर्दी, खांसी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, हार्ट की बीमारी सहित कई गंभीर बीमारियों की दवा यहाँ उपलब्ध होगी। निश्चित ही चौधरी परिवार द्वारा क्षेत्र में दी गई सौगात से क्षेत्रवासियों को आर्थिक रूप से काफी मदद मिलेगी। आज के समय में सबसे ज्यादा यदि आर्थिक बोझ पड़ता है तो वह बीमारी के समय दवाई गोली लेने पर पड़ता है। ऐसे में चौधरी परिवार द्वारा कृष्णा जन आरोग्य के माध्यम से आमजन को काफी राहत उपलब्ध कराई गई है। शुभारंभ अवसर पर राकेश चौधरी, गणेश बागड़ी, रमेश सांखला, कैलाश जाट, ML जाट, मुकेश जाट सहित गणमान्य नागरिक एवं चौधरी परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। जन आरोग्य के स्वयं पर सभी अतिथियों ने चौधरी परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित की। सर देखिए, इस मेडिकल के माध्यम से ये जेनेरिक मेडिसिन स्टोर है जिसके हम लोग पूरे इंडिया में ये फैला रहे और फिलहाल तो हम 4 स्टेट में काम कर रहे हैं, जैसे कि 280 ब्रांचेस हमारे शुरू हो चुके हैं। और ये मेडिकल स्टोर की वजह से जो है काफ़ी सारे लोगों को दवाई के कीमतों में बहुत राहत मिलने वाली है। जैसे कि अब हमारे देश के आदरणीय पंतप्रधान साहब मोदी साहब ने जेनेरिक मेडिकल स्टोर के लिए काफ़ी सारा सराहना की है। और जेनेरिक मेडिसिन जो होते हैं वो कोई अलग दवा नहीं होती, दवा तो सेम होती है, सिर्फ उसका नाम और ब्रांड नेम जो होता है वो अलग होता है। बाकी मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर में जो मूल मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम रहता है। इससे क्या होता है ना कि जो लोगों को क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ की बीमारी होगी, किसी को बीपी की दवाइयाँ होगी, किसी को हार्ट फेलियर की दवाइयाँ चल रही होगी, और ये ऐसे जो लोग हैं इनको पूरे लंबे समय तक, ये तो मैं ये कहूँगा कि उनके आखिरी सांस तक इनको दवाई लेनी पड़ती है। और ये दवाई जो हम इसको बोलते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो काफ़ी महंगे मिलते हैं। आज उज्जैन में आगर रोड पर मंगल कॉलोनी में हमारे परिवार के वरिष्ठ आदरणीय सत्यनारायण जी जाट साहब ने ये जन आरोग्य केंद्र खोला है। ये वास्तव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। कम दामों पर सबको स्वास्थ्य बेहतर दवा मिले, उस उद्देश्य से पूरे देश भर में कई दुकानें खुली है। तो उसी क्रम में इस हमारा जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर गरीब और सामान्य वर्ग के लोग ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं, वहाँ पर ये दुकान खुलने से, मेडिकल स्टोर खुलने से निश्चित रूप से सब लोगों को लाभ मिलेगा। मैं इस काम के लिए जाट साहब को धन्यवाद दूंगा और जो बाहर से हमारे कंपनी के पदाधिकारी सीईओ साहब पधारे हैं, जिनके सहयोग से ये मेडिकल स्टोर यहाँ खुला है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने तो ऐसे कई स्थानों पर ये मेडिकल स्टोर खोले होंगे, किंतु जिस स्थान पर आज उद्घाटन हुआ है वास्तव में यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता थी। गरीब वर्ग जहाँ निवास करता है, तो मुझे लगता है कि सबको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन मिलेगी जो काफ़ी छूट में मिलेगी आपको, और इस एरिया में काफ़ी आवश्यकता है इस मेडिकल की। इस हिसाब से जन आरोग्यम जेनरिक मेडिकल स्टोर खोला गया है। ऐसी ब्रांचेस इंदौर में भी कहीं खुली हुई है। इंदौर में 7-8 ब्रांचेस है जो अच्छी सुविधाएं दे रहे, लोगों को काफ़ी छूट पे दवाइयाँ मिल रही है और काफ़ी बहुत मुनाफा भी मिल रहा है
बहुत फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। जो बाज़ार में बहुत महंगी दवाइयाँ मिलती थी वो काफ़ी सस्ते दाम पर यहाँ पर मिलेगी। कहाँ पे खोला गया है ये और किस नाम से खोला गया है? ये कृष्णा जन आरोग्यम जेनरिक मेडिकल स्टोर उज्जैन में आगर रोड पे। आपका नाम? राकेश जाट। अखिल भारतीय आदर्श सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न कराया गया। अखिल भारतीय आदर्श सर्व ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा 25 दिसंबर को गंगा होटल जंतर मंतर के पास गांव घाट में युवक युवती परिचय सम्मेलन का समापन हुआ। अध्यक्ष यशोदा शर्मा व कार्यक्रम के ओम प्रकाश त्रिवेदी और प्रमोद शर्मा ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा 1998 से लगातार युवक युवती परिचय सम्मेलन करवाया जा रहा है, जिसमें देश भर से सर्व ब्राह्मण समाज के युवक युवती अपने जीवन साथी को चुनने के लिए उज्जैन के परिचय सम्मेलन में आते हैं। इस वर्ष भी पूरे देश भर से अभी तक लगभग 1000 प्रविष्टि आई है। परिचय सम्मेलन में महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा व दिल्ली अन्य राज्यों से भी युवक युवती परिचय सम्मेलन में सम्मिलित होने आए हैं। इस मौके में मुख्य रूप से कार्यक्रम के अध्यक्ष यशोदा शर्मा, संयोजक ओम प्रकाश त्रिवेदी, सह संयोजक प्रमोद शर्मा, अंजना शुक्ला, आशा इंदिरा शर्मा, कार्यक्रम के महासचिव सुदीप व्यास, मनीष शर्मा, विशाल राजौरिया, अभिजीत दुबे, अर्पित दुबे, अनीता तिवारी, मनोरमा दीक्षित, राजकुमारी देवलिया, संगीता शर्मा, रानी दुबे, कौशल्या शर्मा, लता शर्मा, रजनी शर्मा, सोनम जोशी, करुणा मिश्रा, सविता शर्मा आदि उपस्थित रहे। ये विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए एक हमने परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विगत ये पिछले 10 सालों से नियमित आयोजित किया जा रहा है। बीच में कोरोना काल में ड्रॉप हुआ था, किंतु अब रेगुलर चल रहा है। कहाँ से इसमें प्रविष्टि आई है और कितने लोग हैं? ये पूरे मध्य प्रदेश से है, किंतु इस बार हमने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से भी काफ़ी एंट्री आई है, उनको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो अब ये प्रदेश नहीं, अन्य राज्यों के लोग भी आए, इसलिए राष्ट्रीय लेवल पे कार्यक्रम पहुंच चुका है हमारा। आपका नाम? ओम प्रकाश त्रिवेदी, प्रमोद जी शर्मा साहब और यशोदा जी शर्मा। अखिल भारतीय आदर्श सर्व ब्राह्मण एकता परिषद पिछले 10 वर्षों से युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। उसी कड़ी में आज 25 दिसंबर रविवार को परिचय सम्मेलन का आयोजन गंगा पैलेस में किया गया है। यहाँ पर लगभग 1500 प्रविष्टियाँ आई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से भी प्रविष्टियाँ आई हैं और कुछ प्रविष्टियाँ विदेशों से आई हैं। हमारा संकल्प है कि हम जितनी भी प्रविष्टियाँ आई हैं उतने युवक युवतियों का विवाह भी कराएंगे और आदर्श सर्व ब्राह्मण एकता परिषद प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन करता है। मैं कार्यक्रम सह संयोजक प्रमोद शर्मा, उज्जैन से। आज हमने बड़ा अच्छा का विषय कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के बैनर पर हम 98 से लगातार परिचय सम्मेलन करते आ रहे हैं और आज भी उसी तरह पे हम मातृशक्ति हमारे भाइयों ने सबने मिलके, रतलाम वाले सबने मिलके हमने सब परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। करीब 1000 प्रविष्टि हमारे पास आज ब्राह्मण समाज के बैनर पे आई। इसका वो सभी उपवर्ग के ब्राह्मण समिति ने हमारा वो सहयोग करा और अपने उज्जैन से भी सभी ब्राह्मणों ने का सहयोग से हमारे को आज 1000 प्रविष्टि इकट्ठी हुई है। दूसरी बात ये कि हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। आज भी मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ ब्राह्मण समाज से कि एकता हो और सभी एक होके आज उज्जैन में 2 अलग अलग कार्यक्रम करने से कोई वो नहीं। अपन ब्राह्मण एक हैं, सब एक मिलके कार्यक्रम करें। और ये शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष मेले का आयोजन किया गया। विशाल निशुल्क आयुष मेले में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी पद्धति से लाभ आमजन को मिलेगा। मेले में आयुर्वेद चिकित्सा विधाओं जैसे काया चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य चिकित्सा एवं शारसूत्र विधा, स्वस्थ रहने के लिए योगा, प्राकृतिक चिकित्सा तथा आहार व्यवस्था के साथ साथ नेत्र रोग, आंख, नाक, कान, गला एवं दांत रोग तथा क्रियाकल्प, स्त्री रोग एवं प्रसव इकाई, शिशु एवं बाल रोग इकाई द्वारा जलोक इकाई, अग्निकर्म तथा नैदानिक परीक्षणों की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। इस शिविर में होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक भी परामर्श हेतु उपलब्ध हैं।
शिविर में सभी विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ स्वर्ण प्रशासन एवं औषधि वितरण भी किया जा रहा है। शिविर में लाभ लेने वाले व्यक्ति उपस्थित होकर उक्त सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। 10 वर्ष तक की आयु वाले शिशु एवं बालकों के लिए निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर भी लगाया गया है। आयुष मेले में वनौषधियों की प्रदर्शनी लगाई। मेले में लोगों को अपने अपने घरों में उपलब्ध मसाले तथा किचन गार्डन में लगाई जाने वाली वनौषधियों की जानकारी दी गई। साथ ही कोविड से बचने के लिए सावधानियां बरतने की तथा आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से समझाया। आज औषधियां पौधों का निःशुल्क वितरण भी इस आयोजन के अंतर्गत किया गया, जिससे अपने घर के आंगन में इन पौधों को लगाकर इनसे प्राप्त औषधियों के द्वारा कई प्रकार की बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। आज पंडित दीनदयाल जी की जन्मदिन है, सुशासन के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी को देखते हुए आयुष मेले का भी आज आयोजन किया गया है। यह कॉलेज आज के ज़माने में स्कूल जो अस्पताल है बहुत अच्छा है। और अभी 27 तारीख के दिन भी यहाँ पंचक्रम की जो एक अलग से निर्मित गली है उसका लोकार्पण भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आज इस मेले का उद्देश्य है कि जो भी आएगा जिसकी चेकिंग की जाएगी, जो भी दवाई की आवश्यकता पड़ेगी पूरी तरह से फ्री दी जाएगी। और आयुष्मान के इसके लिए पूरी केंद्र सरकार ने खूब बजट का प्रावधान किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि आयुर्वेदिक पद्धति ज़्यादा बढ़े, उसी के लिए प्रयास करना हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आज इस आयुष मेले की सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और अटल जी जो हमारे भारत रत्न है, आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे बढ़ी है। सर, कोविड वापस लौट रहा है, कोविड के लेके आयुष में नहीं, मैं कोविड की बात आपने कही है, कोविड पहले था अब कम है, लेकिन बूस्टर अधिकतर सब लोग लगा लें। जिस व्यक्ति ने यदि बूस्टर नहीं लगाया हो तो वो भी बूस्टर का उपयोग करें। धन्यवाद। संगीता तल्लेरा द्वारा अपने स्वर्गीय पिता को समर्पित मनपंखी काव्य पुस्तक का विमोचन किया गया। संगीता तल्लेरा द्वारा रचित काव्य पुस्तक मनपंखी का मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान भरतपुरी में विमोचन किया गया। संगीता तल्लेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पुस्तक मैंने अपने पिता वरिष्ठ लेखक स्वर्गीय राजमाल जीन के चरणों में अर्पित करते हुए लिखी है, जिसे साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, सांस्कृतिक परिषद मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने अपने पिताजी के सपनों को साकार करने का प्रयास किया है। मां सरस्वती की कृपा पिताश्री स्वर्गीय राजमाल जीन वरिष्ठ लेखक के गुण व माता स्वर्गीय विभा देवी के आशीर्वाद से लिखी है, जिसका आज विधायक पारस जैन, डॉक्टर विकास दवे, अध्यक्ष साहित्य अकादमी भोपाल श्रीपाद जोशी आदि के द्वारा विमोचन किया गया। वह इस कार्यक्रम में शहर के जाने माने लेखक व साहित्यकारों का सम्मान भी किया गया। मनपंखी मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जो साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई है। मनपंखी का सपना मेरे पिता के विचारों से मुझे मिला है, उन्हीं के गुणों को मैंने आत्मसात किया है। चूँकि पिताजी संघ परिवार से थे, इसलिए आज मैंने संघ परिवार के साथ अपने कुछ परिवार और निकट मित्रों को आमंत्रित किया है। यहाँ पे मैंने कुछ सम्मानित कवि और नेता और जितने भी जो हमारे पारिवारिक लोग हैं उनका सम्मान भी रखा है। और यह कार्यक्रम सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान में रखा गया है। और चूँकि यह पुस्तक मेरे पिताजी के सपना था, तो यह पुस्तक मैं अपने पिताजी के चरणों में समर्पित करती हूँ, उनको श्रद्धा सुमन करती हूँ। और इसीलिए मैंने यह विमोचन का कार्यक्रम रखा है। और आपका नाम बता दीजिए। मैं संगीता तल्लेरा। ठीक है। उज्जैन के खाराकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ही परिवार के 3 सदस्यों द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के प्रयास के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दोनों ही पक्ष पहुंचे महिला थाने काउंसलिंग के लिए। 2 दिन पहले खाराकुआं थाना क्षेत्र के एक ही परिवार के 3 सदस्य ने जैसा पदार्थ खा लिया था जिसे जिला चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां पीड़ित पक्ष ने बताया कि मुंबई में रहने वाली एक युवती पर आरोप लगा रहे हैं कि वह उसे ब्लैकमेल कर पैसे की मांग कर रही है। अब उसके पास पैसे देने के लिए रुपए नहीं बचे हैं, इसलिए वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा है। इसका उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला था। इस पूरे वीडियो में युवक ने अपनी पत्नी और मां के साथ जहर खाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। वहीं युवती का कहना है कि युवक द्वारा शादी का झांसा देकर उसे शारीरिक संबंध बनाए और जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसने शादी करने से मना कर दिया।
युवती ने युवक के खिलाफ मुंबई में बलात्कार का केस दर्ज भी कराया था, लेकिन अब उस पूरे केस में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें दोनों ही पक्ष उज्जैन महिला थाने काउंसिल के लिए पहुंचे, जहां काउंसलर के द्वारा काउंसलिंग करवाकर दोनों को समझाया गया और यह फैसला लिया गया कि जब तक युवती की डिलीवरी नहीं होती है, जब तक वह युवक के घर पर ही एक अलग कमरे में रहेगी और होने वाले बच्चे का पूरा पालन पोषण का खर्चा युवक द्वारा उठाया जाएगा, जिसमें दोनों ही पक्ष सहमत हो गए हैं। असम में लड़की ने यहाँ पर उज्जैन के युवकों को आरोप लगाए थे, उसमें काफी कुछ ड्रामा भी 2 दिन से हुआ था। फिलहाल किस तरह का समझौता उन दोनों में हुआ है, क्या उनको समझाई, शायद काउंसलिंग दी गई और आगे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, इसमें पहले तो बताया जाए आप सबको कि इस पे थाना नानाखेड़ा पे पहले 376 का अपराध पंजीबद्ध है, जो अभी विवेचना में है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था और आरोपी अभी बेल पर है। इसमें जो कल जो घटनाएं हुई हैं उसकी अभी जो तथ्य हैं उसकी जांच की जाएगी कि किन तथ्यों के किन समस्या के कारण जो है उसके आरोपी के परिवार वालों ने जो किया है, उसकी अभी जांच चल रही है। उसकी जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो आज के दिन में दोनों काउंसिलिंग के लिए इच्छुक हुए थे, दोनों आरोपी और पीड़िता, तो जिसके बाद जो है वो दोनों स्वेच्छा से काउंसलर को बुलाया गया, उनके द्वारा हमने बुलवाया उनके बोलने पर, और इसके बाद फिर जो भी काउंसलिंग का जो भी नतीजा आएगा उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ थी शहर की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए नमस्कार।